हेलो एवरीवन दिस इज़ द पार्ट थर्ड ऑफ द सीरीज़ जिसमें हम न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस देख रहे हैं और मेजरली इसमें मैं पी वाई क्यूज ही सो दिस ये जो हम आगे क्वेश्चन या न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ये डिपेंड है कोरिलेशन कोफिशिएंट पे रिसर्च का। और कोरिलेशन के अंदर ही एक और उसका सब टॉपिक आता है दैट इज़ पार्शियल कोरिलेशन। तो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज़ टोटली बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ द पार्शियल कोरिलेशन। सो यस, थोड़ी सी थ्योरी भी मैंने ऐड की है ताकि आपको एक बेस समझ में आए। सो कोरिलेशन, जब कभी हम अपनी रिसर्च स्टेटमेंट में वेरिएबल्स को लिखते हैं तो अगर एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल है या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो उनके बीच में जो हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं उसको हम कोरिलेशन बोलते हैं। और जो रिलेशनशिप फाइंड करते हैं वो डायरेक्शनल है, कितना है, एक वैल्यू है पर्टिकुलर या नहीं है, या एक प्रॉपर मेजर है उसका या नहीं है, उसको हम कोरिलेशन कोफिशिएंट के मीडियम मतलब मीडियम से फाइंड करते हैं। तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो -1 to 1 लाई करता है। मेनली स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन जो होता है वो -1 से +1 लाई करता है। सो अगर +1 होता है तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है बिटवीन द टू वेरिएबल्स, और अगर -1 है तो देर आर strictly negative correlation between the two variables, and if the correlation coefficient is 0 so there is no linear relationship between the variables. देन नेक्स्ट, पार्शियल कोरिलेशन। अब क्या होता है कि जब कभी हमारे रिसर्च स्टेटमेंट में दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं और हमें तीनों के बीच में एक दूसरे से लाइक एसोसिएटिवली तीनों के बीच में हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो अगर हम वन लेट सपोज 1 2 3 हमारे पास तीन वेरिएबल है, हम 1 का 2 के साथ रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं, हम 2 का 3 के साथ रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं, देन हम 1 का 3 के साथ भी कर रहे हैं। तो जब हम किसी दो को लेते हैं तो जो तीसरा वाला है वो रह जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इंटरवेन करेगा, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा हमारी कैलकुलेशन को या मैनिपुलेशंस को। तो उसको हम कांस्टेंट मानते हैं। तो जब उसको कांस्टेंट मानते हैं तो हम उसके आधे पार्ट को क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट या पार्शियल कोरिलेशन। तो पार्शियल कोरिलेशन को निकालने के लिए भी हमें एक वैल्यू, एक मेजर की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं। सो इसको निकालने के लिए भी सबसे पहले हमें दो वेरिएबल्स के बीच में नॉर्मल कोरिलेशन निकालना होता है, उसके बाद हम पार्शियल कोरिलेशन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो पार्शियल कोरिलेशन जो है वो इस तरीके से डिफाइन होता है या इसको सिंबलाइज इस तरीके से किया जाता है। लेट सपोज y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x1 एंड x2 आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इसको लिखेंगे कैसे, आर वाई एक्स वन डॉट एक्स टू एंड आर वाई एक्स टू डॉट एक्स वन। रीड कैसे करेंगे इसे, आर द कोरिलेशन बिटवीन द y एंड x1 होल्डिंग द कांस्टेंट x2 या होल्डिंग द x2 कांस्टेंट। दूसरा है आर द कोरिलेशन बिटवीन द y एंड x2 होल्डिंग द x1 कांस्टेंट। x1 को कांस्टेंट रखते हुए हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है आर y और x2 में। द नेक्स्ट इज फॉर्मूला। ये डरना मत आप, इसको देख के थोड़ा सा डिफिकल्ट है। So this is the formula of the correlation coefficient to find the correlation coefficient. Yes, there I use alternative approach क्योंकि यही alternative approach जो है वो हमारे numerical में use हो रही थी, that's why. The formula is read like this. The first coefficient is r y x1 dot x2 is equals to r x1 x2 dot r y x2 minus r y x1 अपॉन √1 माइनस आर वाई एक्स टू का होल स्क्वायर, देन अगेन अंडर रूट मल्टीप्लाई में है ये 1 - r x1 x2 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ पे जो एल एच एस है वहाँ पे तीन वेरिएबल्स एक साथ हैं, इट मीन्स इट इज़ अ पार्शियल कोरिलेशन फाइंड करने का। और यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी कोरिलेशन कोफिशिएंट्स हैं, मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द x1 एंड x2, कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ y1 y और x2। जब कभी आपसे न्यूमेरिकल इस स्टेप से पूछेगा तो आपको इन सब की वैल्यू वो गिवन होगी क्वेश्चन में। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो क्वेश्चन करके देखते हैं, समझ आ जाएगा आपको आई होप। नेक्स्ट इज क्वेश्चन। सो जो क्वेश्चन है BYQ का वो कुछ इस तरह है। इफ़ R 1 2, अब यहाँ पे 1 2 3 जो है वो वेरिएबल्स इस तरीके से लिए हुए हैं।
R12 आपको 0.8 दे रखा है, R23 0.6 एंड R31 0.75। एक नोट पॉइंट है, अगर R12 लिखा है इट मीन्स R21 की वैल्यू भी इक्वल ही होगी। आप जब कभी 1 और 2 में रिलेशन निकालते हैं तो 2 और 1 में भी वही रिलेशन होता है जो 1 और 2 में होता है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव का साइन भी नहीं आएगा, सेम वही होगा जो 1 और 2 में होगा, क्योंकि इट्स जस्ट अ को रिलेशन, कोई आप आइडेंटिटी या कुछ और सॉल्व नहीं कर रहे हैं। So find R12.3 and R13.2. What are these values known as and how do you interpret the obtained value? इन वैल्यूज को क्या बोलते हैं और ये इंटरप्रेट क्या कर रही है, क्या इन वैल्यूज का क्या मतलब है, इंटरप्रिटेशन क्या हो रहा है इनसे। सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज लाइक दिस। मैंने क्वेश्चन ऊपर ही लिख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये क्वेश्चन क्या था और अब सॉल्यूशन हम क्या कर रहे हैं। आपको ये सब चीज़ें दे रखी है। R12 यस दिस इज, ये सुबह सब स्क्रिप्ट में जाएगा, इससे कंफ्यूज नहीं होगा, ये R12 नीचे ही लिखा जाएगा जिस तरीके से क्वेश्चन में लिखा गया है। R12 is equals to 0.8, R23 is equals to 0.6 and R31 is 0.75 आपको गिवन है। अब कोरिलेशन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले तो फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ती है। तो जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है R12.3, तो हमने भी इसी का फॉर्मूला लिखा है R12.3। जो हमने फॉर्मूला RYX1.X2 का पढ़ा था, वही फॉर्मूला हमने Y को 1 से, X1 को 2 से और X2 को 3 से रिप्लेस कर दिया है। तो जब आप R12.3 का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, R12 माइनस R13 मल्टीप्लाई में R23 अंडर रूट 1 माइनस R13 होल स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस R23 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं है, सिंपल है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको इसमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है। 1 2 दे रखा है, 1 3 भी दे रखा है या 3 1 दे रखा है, वैल्यू सेम होगी। 2 3 दे रखा है, 2 3 दे रखा है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। सो जस्ट सिंप्लीफाई, पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व द आंसर्स, यू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ R12.3। जब आप इस तरह को इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको R12.3 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी, जस्ट बिकॉज कि इतना ज़्यादा तो टर्मिनेटिव हो जाता है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है उसकी। सो अप्रॉक्स वैल्यू है 0.66। नेक्स्ट R13.2 के लिए जब हम फाइंड करेंगे तो ये है कुछ इस तरीके से। इसका फॉर्मूला है R13 माइनस R12 मल्टीप्लाई बाय R32 अंडर रूट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस R12 का होल स्क्वायर एंड द नेक्स्ट इन अंडर रूट 1 माइनस R32 का होल स्क्वायर। सिंपल वही वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है एंड यू गेट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ R13.2 की 0.486। आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। नेक्स्ट आते हैं, अब ये वैल्यूज तो नहीं कराई, इन वैल्यूज को बोलते क्या है और ये इंटरप्रेट क्या कर रही हैं। पता है हमने पार्शियल कोरिलेशन का फॉर्मूला लगाया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो वैल्यूज हैं ये पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट बता रही हैं ये 1 2 3 वेरिएबल्स के बीच में। yes are known as the partial correlation coefficients, indicate the strength and direction of the relationship between two variables 1 और 2 and 1 और 3। अब देखिए 1 और 2 और 1 और 3 के बीच में ये रिलेशनशिप बता रही है। होल्डिंग इन फर्स्ट वाले में होल्डिंग द variable third constant and the second वाले में holding the two variable constant, okay, after controlling the effect of the third variable। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट रिप्रेजेंट क्या कर रही है, R12.3 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। वन मोर थिंग देखिए, मैंने अभी आपको बताया था -1 to 1 जो कोरिलेशन है वो लाई करता है। तो अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है लाइक 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, पॉजिटिव इफेक्ट दिखा रहा है या पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखा रहा है, रिलेशनशिप दिखा रहा है वेरिएबल्स के बीच में। तो अगर इनमें माइनस का साइन नहीं लगा है तो ऑब्वियसली बात है ये पॉजिटिव है, और ये डायरेक्ट एग्जैक्टली +1 की साइड भी नहीं है तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव भी नहीं है, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, मॉडरेटली पॉजिटिव रिलेशनशिप। मतलब कि पॉजिटिव है बट एग्जैक्ट पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है, मॉडरेट पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सेम ऐसे ही R13.2 में भी जो है ये 0.486, ये भी मॉडरेट ही है, एग्जैक्ट 1 नहीं है या एग्जैक्ट 0 नहीं है, मॉडरेट पॉजिटिव रिलेशनशिप है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट
दिस कंप्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए और प्लीज़ अपना फीडबैक देना ना भूलें, क्योंकि कहीं न कहीं मुझसे भी गड़बड़ हो ही जाती है। तो आप बताइए कि कहाँ और मैं कितना इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ इसमें। थैंक यू।